नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा। पिछले वीडियो में आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताया था कि जर्नल एंट्री है क्या, और जर्नल एंट्री अकाउंट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसको बनाना यदि कोई जान गया सही रूप से तो अकाउंट्स ईजिली वह बना सकता है और बहुत ही स्मूथली जा सकता है, बना सकता है। आज इसके जर्नल के लास्ट वीडियो में हम चलेंगे। जो बहुत से क्वेश्चन बच्चों के बीच उठते हैं कि जर्नल के प्रकार, जर्नल कितने प्रकार के होते हैं। तो आज आपको जर्नल के प्रकार के बारे में बताएंगे कि जर्नल के प्रकार कितने हैं। आप लोग बनाते भी हैं जर्नल एंट्री, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि इसके प्रकार किस तरह और कहाँ कहाँ है। उसको सोचेंगे, करेंगे, बनाएंगे तो जर्नल एंट्री के प्रकार भी आपके सामने नज़र आएंगे। तो आपको चलते हैं आगे इस वीडियो को बढ़ाते हुए, और जर्नल के आज लास्ट वीडियो है जिसके आधार पर इसके प्रकार को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। फर्स्ट में है कंपाउंड, ज्वाइंट, कंपोजिट एंट्री, यानी इसको कहते हैं मिश्रित लेखें। यह जब दो या दो से अधिक लेखें एक ही खाते से संबंध रखते हो, चाहे वह डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, तो उसको अलग अलग लेखा न करके एक साथ लेखा करना ही कंपोजिट या ज्वाइंट एंट्री कहा जाता है। यानी व्हेन टू और मोर एंट्रीज रिलेटेड टू ओनली वन साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो उसको हम नॉट सेपरेटली इज ज्वाइंटली इज कॉल्ड कंपोजिट एंड ज्वाइंट एंट्रीज। देखेंगे जैसे आपका सबसे प्रारंभिक एंट्री है कि व्हेन बिजनेस स्टार्टेड, कमांसेड या इन्वेस्टेड विथ कैश, मशीनरी, गुड्स या स्टॉक। तो इसको हम अलग अलग भी बना सकते हैं। पहला एंट्री हम बनाते हैं कैश टू कैपिटल, दूसरा मशीनरी टू कैपिटल, तीसरा गुड्स या स्टॉक टू कैपिटल। तो ये क्या हो गया, सेपरेट एंट्री हो गया। इसको ज्वाइंट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक या गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिंग करके लिख देंगे, नरेशन बिंग या फॉर लिखकर। दूसरा हम बनाते हैं कि जब ये आउटस्टैंडिंग या सैलरी एक साथ हम करें, जैसे यहाँ पर दूसरा हम चले, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड सैलरी ₹200 एंड वेजेज ₹100 पेड। इसको अलग अलग हम बना देंगे, लेकिन एक डेट से हम यहाँ जिस तरह डेबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी डेबिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कंपाउंड या जॉइंट एंट्री में सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक होगा तो बैंक डाल देंगे, बिंग करके या फॉर करके हम डाल देंगे इसको। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हम एग्जाम्पल इसमें चलेंगे जो बहुत ही, ये तो डेबिट रिप्रेजेंट किया था, तो हम क्यों नहीं अब क्रेडिट की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रेडिट की ओर रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम एंट्री चलते हैं व्हेन गुड्स purchased for cash
₹10,000 and credit from Ram ₹2,000। इसको अलग अलग हम बनाएंगे। तो पहला एंट्री होगा इसमें कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा बनाएंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अगर इसी को हम कंपोजिट या ज्वाइंट एंट्री करेंगे तो परचेज कॉमन है, परचेज डेबिट है और ये क्या है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू राम्स अकाउंट। नरेशन में बीइंग करके हम डाल देंगे। कैश में है 10,000, क्रेडिट ₹2,000 एंड डेबिट साइड टोटल 12,000। तो ये कंपोजिट एंट्री को जो फर्स्ट एंट्री है, ज्वाइंट एंट्री या कंपाउंड एंट्री के नाम से इसको हम जानते हैं। अब है दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग एंट्रीज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग मशीनरी खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो उसके रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने के लिए उस खर्च को हम उसमें एंट्री करते हैं। उस एंट्री को हम लेखा करने के लिए जो एसेट्स का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग। जैसे आपने मशीनरी खरीदा और उसके इंस्टॉलेशन या मरम्मत के लिए आपने 5,000 रुपया से खर्च किया, तो उसका एंट्री हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग करके डाल देंगे या फॉर करके। ठीक इसी तरह यदि हम बिल्डिंग खरीदते हैं, ओल्ड बिल्डिंग खरीदे तो उसके रिपेयर के लिए खर्च हम करते हैं, तो रिपेयर टू कैश नहीं होगा, बिल्डिंग रिपेयर्स टू कैश होगा या बिल्डिंग टू कैश होगा। तो बेटर होगा लिखिएगा बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग करके या फॉर करके हम डाल देंगे इसको। तो ये दूसरा भी आपका हो गया, पहला तो हो गया, दूसरा भी हो गया। अब हम तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंट्रीज। तो यह भारत में दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सों में से आपको जर्नल एंट्री की सेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंट्री जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था इंडिया में, इसको वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम वस्तु को खरीदेंगे तो टैक्स देंगे, जब वस्तु को बेचेंगे तो टैक्स लेंगे, और डिफरेंस हम किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। जैसे व्हेन गुड्स परचेज ₹10,000 एंड GST, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, GST एट द रेट ऑफ 10% हो गया। तो यहाँ लिखेंगे परचेज तो हम करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट GST अकाउंट डेबिट टू, जिससे हम खरीदेंगे, कैश खरीदेंगे तो कैश, और बिंग करके हम लिख देंगे
सपोज करिए यहाँ 10,000 तो है, इसका 10% 1,000 तो कितना हो गया 11,000। दूसरा स्टेप है कि व्हेन सेल्स रुपीज़ 12,000 एंड GST चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। GST बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में चलें। तो यहाँ सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू GST अकाउंट। तो बिंग करके हम नारेशन जो लिखते हैं या फॉर करके डालेंगे। तो यहाँ सेल्स में 12,000 और इसका 10% कितना हो गया 1,200, ये हो जाएगा 13,200। अब कलेक्ट किया हुआ राशि हम गवर्नमेंट को देंगे, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस गिवन टू बैंक, गिवन टू गवर्नमेंट। डिफरेंस किसको देते हैं गवर्नमेंट को। तो यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ कितना है 1,000 आपने दिया, लिया कितना 1,200, तो 200 डिफरेंस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट, कलेक्ट की हुई राशि को 200 रुपया है, कलेक्ट की हुई राशि को हम किसको देंगे बैंक को, गवर्नमेंट को दे देंगे। किसके चेक या किसके द्वारा, तो बिंग करके हम डाल देंगे। और इसके डिफरेंस 1,200 माइनस 1,000 इक्वल टू 200। तो ये क्या हो गया आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। अब है नंबर 4। चर्चा हमने किया है कि टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कोई भी टैक्स हो, लेकिन जनरली इनकम टैक्स का अर्थ होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के रूप में इनडायरेक्ट की चर्चा हमने GST में किया है। डायरेक्ट टैक्स में व्यापार को, जब उसके व्यापारी को आय होता है, इनकम होता है, तो अपने इनकम से वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो यह ना लाभ होता है ना हानि होता है। उसको कहाँ एडजस्ट किया जाता है, ड्राइंग के रूप में उसको मानकर एडजस्ट किया जाता है। तो जब इनकम टैक्स हम पेड करेंगे, व्हेन इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ लिखेंगे व्हेन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो इसका एंट्री हम बनाएंगे इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इसी तरह इस इनकम टैक्स को न लाभ है न हानि है, ड्राइंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एक एंट्री आपको यहाँ मिलेगा सेल्स रिटर्न, जिसकी चर्चा हम करेंगे, परचेज रिटर्न, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ट्रांसफर, डिजोनर एंड रिटर्न, ऑलवेज अपोजिट एंट्रीज। 3 एंट्री जो होता है, 3 एंट्री हमेशा उल्टा होती है, ट्रांसफ़र, डिजोनर एंड रिटर्न। तो इनकम टैक्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन इनकम टैक्स ट्रांसफर टू PL अकाउंट, तो नहीं ड्राइंग्स अकाउंट, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ड्राइंग्स में। निजी खर्च इसको मान लिया जाता है ड्राइंग्स अकाउंट। तो यहाँ इनकम टैक्स डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट, बिंग करके जो नारेशन ऊपर दिया हुआ ट्रांसफ़र टू ड्राइंग्स अकाउंट कर देंगे। तो ये आपका एंट्री इनकम टैक्स भी खत्म। अब है डिस्काउंट एंट्री। डिस्काउंट एंट्री चाहते तो हम ज्वाइंट या कंपोजिट एंट्री में कर देते हैं, लेकिन ज्वाइंट एंट्री में ना करके डिस्काउंट अलग रखा हुआ है। तो डिस्काउंट आपकी किताब में 2 तरह के हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट
दूसरा है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट ऐड नहीं किया जाता है, उसी समय वस्तु को खरीदते समय उसको घटा दिया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट की चर्चा की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है और कैश डिस्काउंट भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट शुरू में ही समाप्त हो जाता है, उसको डिडक्ट कर लिया जाता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की जाती है। कैश की चलेंगे। तो इसका कहता है कि जब कैश रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, यदि कैश हम पेड करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। सपोज करिए कि आपने किसी को माल बेचा है उधार, तो आज नहीं तो कल उससे पैसा लेंगे, तो उसकी एंट्री हम बनाएंगे व्हेन क्रेडिट सेल एंड रिसीव कैश and allowed to discount। तो यहाँ लिखेंगे पैसा तो आ रहा, उधार बेचे हो रहेंगे तो पैसा आएगा, तो लिखेंगे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। याद रखेंगे डिस्काउंट उतना ही पर मिलेगा जितना आपने कैश दिया है। 100% कैश दिया तो 100% पर, यदि 80% रिसीव किया तो 80% पर, रिमेनिंग ड्यू हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जिसका नाम होगा, मान लीजिए क्रेडिट सेल टू राम, है ना, यहाँ लिख दें टू राम एंड कैश रिसीव एंड अलाउड डिस्काउंट टू हिम। तो यहाँ राम हम डाल सकते हैं। तो सपोज 10,000 का माल हमने बेचा, उसको 100 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ कितना लिखेंगे 9,900। ठीक इसी तरह उधार हम परचेज किए हुए रहेंगे, तो आज नहीं तो कल उसको पैसा देंगे, भाग तो नहीं जाएंगे। तो क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड अब उसके अगला स्टेप है पेमेंट, है ना, पेमेंट मेड, इसी में क्या है अलाउड डिस्काउंट बाय में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंटेड टू में होगा ना, टू में। तो यहाँ लिखेंगे जब उधार माल बेचे हैं तो पैसा देंगे, तो राम पाने वाला हो जाएगा, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। याद रखेंगे डिस्काउंट ये बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन इसमें सबसे बेटर है इसको जानने के लिए कि जिधर कैश होगा उधर डिस्काउंट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। ये है डिस्काउंट के शॉर्ट कि कब आपका डेबिट होता है डिस्काउंट, कब क्रेडिट होता है। गोल्डन 3 रूल्स पर भी चलता है ये, लेकिन बिना गोल्डन 3 रूल्स के द्वारा भी ओन कंसेप्ट पर इसको हम चले हैं, जो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि मेक द जर्नल एंट्री ओन कंसेप्ट। तो ये क्या हो गया आपका नंबर 5। अब है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स है जब किसी को आप पैसा देते हैं उधार या किसी को हेल्प करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 100% पैसा आपका मिल जाए। तो जो पैसा मिल जाता है वो कैश है, जो नहीं मिलता है वो बैड डेब्ट्स है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी होता है और बैड डेब्ट्स डूबता भी है। तो बैड डेब्ट्स जब लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ मनी, तो ये बैड डेब्ट्स डेबिट हो जाएगा। बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा,
तब यहाँ पर बैड डेब्ट्स डेबिट हो जाएगा, और जब रिसीव करेंगे, रिकवर्ड करेंगे, रिकवर्ड ऑफ मनी, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करके इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो जब पैसा नहीं मिला तो बैड डेब्ट्स डेबिट, जब रिकवर्ड हो गया तो बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चूँकि ये नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, तो हम तो यहाँ पर कंसेप्ट पर चल रहे हैं, मिला तो क्या क्रेडिट, और डूब गया तो डेबिट। तो ये आपका क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। अब है ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री का अर्थ होता है जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ को एक साल से दूसरे साल, यानी ट्रांसफ़र टू 1 ईयर टू अनदर ईयर, प्रीवियस ईयर टू करेंट ईयर, तो उस ट्रांसफ़र को हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। तो ओपनिंग एंट्री में दो चीज़ होते हैं, डेबिट एंड दूसरा होता है क्रेडिट। याद रखेंगे, यहाँ हम एसेट्स को लिखते हैं और क्रेडिट में लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल लिखते हैं। ठीक, तो यदि इसमें शुरू के डेट में ही, जनवरी या अप्रैल के डेट में ही एसेट्स डेबिट होता है और कैपिटल और लायबिलिटीज़ क्रेडिट होता है। यदि क्रेडिट ज़्यादा हो जाएगा, क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट इज कॉल्ड गुडविल। इसके बैलेंस को क्या लिखेंगे, गुडविल। यदि क्रेडिट कम हो जाए और डेबिट ज़्यादा हो जाए तो इसके बैलेंस को हम कैपिटल या जनरल रिजर्व कैपिटल दिया हुआ रहेगा तो क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व। यदि नहीं दिया हुआ रहेगा कैपिटल तो इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ओपनिंग एंट्री। सेल्स, अब अगला है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। दूसरा है परचेज एंड परचेज रिटर्न। याद रखेंगे, सेल्स दो तरह के होते हैं, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। दूसरा है परचेज भी दो तरह के होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो याद रखेंगे, नगद बिका हुआ वस्तु वापस नहीं होता है, उधार बिका हुआ वस्तु वापस होता है। नगद वाले में क्या कहता है, बिके हुए वस्तु वापस नहीं होंगे, बदले में रिप्लेसमेंट कर दिए जाएंगे। समय भी दुकानदार दिया हुआ रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स एंड परचेज रिटर्न। तो सेल्स जो उधार बेचेंगे तो नगद बेचेंगे तो कैश टू सेल्स, उधार बेचेंगे तो उस व्यक्ति का नाम टू सेल्स, परचेज करेंगे नगद परचेज करेंगे तो परचेज टू कैश, उधार खरीदेंगे तो परचेज टू उस व्यक्ति का नाम, जिसको हम डेटर्स और क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। जब रिटर्न करेंगे तो अभी आपको पीछे हमने बोला है, ट्रांसफ़र, डिजॉनर एंड रिटर्न ऑलवेज अपोजिट एंट्री, तो उसको रिटर्न करेंगे। अब इसमें सेल्स रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड के नाम से जानते हैं, परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न जब हम कर रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड के नाम से जानते हैं। तो परचेज एंड सेल्स भी आपका हो गया। अब है एक बहुत विचित्र एंट्री है आपके सामने, कंट्रा एंट्री। कंट्रा का अर्थ होता है ठीक विपरीत। तो ठीक विपरीत क्या होंगे, जब कैश और बैंक, कैश एंड बैंक एक साथ आवे तो उस पोजीशन में हम कंट्रा एंट्री, और सेम डेट को होते हैं, जो डेबिट होंगे वही क्रेडिट भी होंगे सेम अमाउंट, उसको हम कंट्रा कहते हैं। जिसको हम बहियों में लाल से लिख देते हैं सी से, तो सी से इंडिकेट कर देते हैं हम अपने बुक में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रा एंट्री। इसके अलावा सस्पेंस एंट्री भी है। अब है अदर एंट्रीज। अदर एंट्री जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रांसफ़र। अभी आपको बोले हैं कि ट्रांसफ़र, डिजॉनर एंड रिटर्न ऑलवेज अपोजिट एंट्री, उसको हम ट्रांसफ़र एंट्री कहते हैं। क्लोजिंग एंट्री, तो बड़ा विचित्र यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होगा।
क्लोजिंग स्टॉक एंट्री। तो हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़े हैं, तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं, तो इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इधर ओपनिंग होता है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। इस साइड जो माल नहीं बिक सका उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस एंट्री के लिए सबसे बड़ा ट्रिक है, इधर वाले के लिए यह डेबिट और यह क्रेडिट, इधर वाले के लिए ये क्रेडिट और यह डेबिट। दुनिया का सबसे बड़ा एंट्री बनाने का ये ट्रिक है। यदि ओपनिंग स्टॉक का एंट्री बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, इसका एंट्री बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। अगर इसको हम बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक एंट्री। इसके बाद है एडजस्टेड एंट्री। एडजस्टेड आप चलेंगे तो एडजस्टेड का अर्थ होता है जब फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो बनाने के दरमियान कुछ ऐसे खर्च आए व्यय होते हैं जिसका लेखा करना हम भूल जाते हैं, उसको पुनः बहियों में दोबारा लेखा करना एडजस्टेड एंट्री कहलाता है। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्टेड एंट्री है, लेकिन इसके अलावा है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ETC बहुत है, तो एडजस्टेड एंट्री होता है। रेक्टिफाई एंट्री वो क्या होता है सो जानना जरूरी है। रेक्टिफाई एंट्री का अर्थ होता है कि बहियों में जो हम गलत लेखा होता है तो उसको काट देते हैं, काटना नहीं है, उसको पुनः लेखा द्वारा सही कर लेना ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहलाता है, जिससे विश्वसनीयता बही खातों की बनी हुई रहती है। न्यायालय में प्रूव करने की सत्यता भी इससे बनी हुई रहती है, ओवरराइट की संभावनाएं नहीं होती है, जो गलत संदेह नहीं होता है। इसके बाद है बिल रिसीवेबल और पेबल। तो बिल रिसीवेबल और पेबल ये एक तरह के पेपर मनी का व्यापारियों द्वारा चलाया गया रुपया है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं और लेते हैं। जब बिल एक्सेप्ट करेंगे तो पेबल हो जाएगा, जब रिसीव करेंगे तो रिसीवेबल हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल और पेबल। याद रखेंगे, बिल रिसीवेबल डेबिट होता है और बिल्स पेबल क्रेडिट होता है। यदि डिजॉनर होगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, काइंड्स ऑफ जर्नल एंट्री। यदि इस जर्नल एंट्री का वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।